नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। अभिनंदन है आप सभी का। थोड़ी सी कहीं ना कहीं आप में निरस्ता मुझे नजर आ रही है, क्योंकि रीट में कई साथियों को मिली असफलता से जो है उन्हें लग रहा है कि इस पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो मन टूटना स्वाभाविक भी है। मेरा यही कहना है कि देखो, अगर आप मन टूटने से बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे, अदरवाइज अपना एफर्ट जो है उसे और ज्यादा झोंकिए और ये सेट क्लियर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सेट आपको नए अवसर प्रदान करेगा, प्लस आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी की तैयारी के लिए भी प्रिपेयर करेगा। ये जो साहित्य की क्लासेस एक सीरीज स्टार्ट की है, ये सीरीज एकदम जीरो लेवल से हिंदी साहित्य आपको करवाएंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लगभग ये मतलब अभी मार्च में स्टार्ट किया, हमने 1 मार्च से स्टार्ट किया ना, तो ये लगभग आप मान लीजिए कि इस पूरे साल 2023 में हिंदी साहित्य की क्लासेस जो हैं वो चलती रहेंगी। ये सबसे इसकी अच्छी बात है, ताकि इस बीच में कोई सी भी भर्ती आए आप उसमें पिछड़ोगे नहीं। बस ये बात है, पिछड़ने आपको नहीं देंगे, आप बस तैयारी करते रहे साथ साथ। ठीक है, चलिए एक चीज और बता दूं कि कई बार क्लासेस जो हैं वो थोड़ी सी आपको बोरिंग नजर आएगी, लेकिन कई बार बहुत इंटरेस्टिंग नजर आएगी। तो आप लोग इस चीज को नजरअंदाज करें। आप विद्वान साथी हैं, फ्रेशर्स नहीं हैं, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बोरिंग आ रही, क्योंकि बोरिंग भले ही आए, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है, अच्छी कौन सी लगती है? ट्रिक बैठ जाती है, कई बार ट्रिक बैठती नहीं है। कई बार एक रीजन और भी होता है, वो रीजन ये होता है कि कई बार जो है हम खुद जो है पूरे दिन दौड़ते भागते क्या होते हैं कि मानसिक रूप से थके हुए होते हैं, तो क्लास में वो एफर्ट नहीं डाल पाते हैं जो होना चाहिए। जैसे सेकंड क्लास जो थी, यानी आज सुबह जो क्लास मैंने अपलोड की थी, एक दिन में 2 क्लास दूंगा मैंने आपको बोला था, तो उस क्लास में थोड़ा सा मुझे भी ऐसे लगा, मैंने कहा शायद आज मैं कुछ अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पाया, लेकिन उसमें जो कंटेंट था वो ही ऐसा था। फिर भी लास्ट में हमने नामकरण पढ़ा आदिकाल का, बहुत जबरदस्त था। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज तीसरी क्लास, और हमने यहीं पर छोड़ा था आदिकाल की जो है वो प्रवृत्तियां। तो आप देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आदिकाल की प्रवृत्तियां। अब अक्सर प्रवृत्तियों को लेकर देखो, चाहे मैं प्रवृत्तियां कह दूं चाहे मैं विशेषताएं कह दूं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो आप देखिए, हमें ये मालूम होना जरूरी है कि आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या क्या है। सबसे पहले ध्यान रखें कि आदिकाल में इस चीज का अभाव था। किस चीज का? ऐतिहासिकता का अभाव था। कैसे सर ऐतिहासिकता का अभाव कैसे था? तो ऐतिहासिकता का अभाव ऐसे था कि जो भी ग्रंथ लिखे गए वो कहीं ना कहीं, मतलब जो इतिहास से संबंधित जो भी ग्रंथ लिखे गए वो इतिहास एकदम सत्य है या केवल काल्पनिक है, इसको लेकर मतभेद है विद्वानों में, इसलिए वहां पर ऐतिहासिकता का अभाव है। अब पेपर में जब प्रश्न आता है प्रवृत्तियों का, तब वो कह देते हैं ऐतिहासिकता का अभाव, तो आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। युद्ध वर्णन में सजीवता। क्या युद्ध वर्णन में सजीवता? बिल्कुल, मैंने पिछली क्लास में ही बात की थी कि जो चारण कवि होते थे वो एकदम लाइव जो है पूरे युद्ध का आंखों देखा हाल जो है अपने हाथों से लिखते थे। तो आपको ऐसा लगता है जैसे युद्ध, उसको पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे युद्ध आपके सामने ही घटित हो रहा हो। तो युद्ध वर्णन में जो है वो आपको सजीवता देखने को मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी कथन भी है कि देश पर सब ओर से आक्रमण। मैं कल जिस कथन की बात कर रहा था, जो मुझे याद नहीं आ रहा था, वो यही कथन है कि देश पर सब ओर से आक्रमण की पूरी संभावना थी। भाई चारों ओर से देश में, हमने पढ़ी थी ना राजनीतिक परिस्थितियां जो थी टिपिकल थी, तो देश में चारों ओर से आक्रमण की पूरी संभावना थी और निरंतर युद्ध, जो क्षत्रिय, जो राजपूत जाति है, जो क्षत्रिय हैं, हम उसको क्षत्रिय कहेंगे, जो क्षत्रिय थे वो लगातार युद्धों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनमें थकान भी आने लग गई थी। और देखिए, आना स्वाभाविक भी है, वो तलवारों के बीच रहना अपने आप में बहुत वीरतापूर्ण कार्य हुआ करता था। ठीक है, वो अलग बात है कि वो कहते हैं ना कि कोई समझता है कोई नहीं समझता है, लेकिन वो बहुत वीरतापूर्ण कार्य था, इस बात को हम जानते हैं, निरंतर युद्ध के लिए। लेकिन अब थकान को दूर करके शत्रु पर वार करने के लिए जिन क्षत्रियों को जो है उनमें जोश उत्पन्न करने के लिए जिस एक वर्ग की आवश्यकता होती थी, वो वर्ग कौन सा था? वो वर्ग था चारण। चारण इसी श्रेणी के लोग थे जो युद्ध वर्णन में राजपूत जो क्षत्रिय होते थे, उन क्षत्रियों को ऐसी कविताएं और उनके पूर्वजों के ऐसे महिमा मंडन करते थे कि उनके खून में उबाल उठने लगता था
उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उन्हें यही लगता था कि 12 वर्ष रो कुकर जिए, तेरे रो जिए शियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो वो युद्ध भूमि में जो है खेत होने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा के खातिर, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना उनका वो अपना परम धर्म समझते थे। ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो युद्ध वर्णन में सजीवता थी, प्रामाणिकता में संदेह। अब रोड़ा ये पड़ गया कि साहब ठीक चारण कवि थे, सजीव वर्णन करते थे, लेकिन प्रामाणिकता में जो है वो संदेह है। प्रामाणिकता में संदेह, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है, और जो पावरफुल विद्वान होगा उसकी बात को माना जाएगा। ठीक है, सही। प्रमाण चंद्रवरदाई ने जो ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, उसकी प्रामाणिकता को लेकर सबसे ज्यादा संदेह किया जाता है। किंतु प्रामाणिकता के संदेह को लेकर इस पर कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये जो पृथ्वीराज रासों में जो 90 और 100 वर्ष का जो अंतराल आता है कि भाई जो घटनाएं घटित हुई थी उसके बीच में इतिहास से जब मिलान करते हैं तो 90 और 100 वर्ष का जो है वो अंतर आता है। तब कुछ विद्वान कहते हैं कि उस समय जो है वो आनंद संवत चल रहा था, आनंद संवत था, और पृथ्वीराज चौहान का जो बखान है जो पृथ्वीराज रासों में, वो बखान आनंद संवत के आधार पे किया गया, इस कारण से ये अंतर आता है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। अगर काल्पनिकता आपको देखने को मिलती भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो श्रृंगार वर्णन में या कहीं वीरतापूर्ण वर्णन में आपको देखने को मिल सकती है, इसके अलावा काल्पनिकता नहीं है। खैर, हम तो कंपटीशन पास करना है तो हम तो प्रमाणिक ऑथेंटिक आधारों पे चलेंगे। तो प्रमाणिकता में कहीं ना कहीं संदेह देखा जाता है। वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता, बिल्कुल। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी एक बड़ी भारी विशेषता है तो यहां पे रस कौन सा है? वीर रस भी देखने को मिलता है और श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। अब पूछ लिया जाए इसमें से भी जो मतलब आदिकाल में सर्वाधिक देखने वाला जो रस है वो कौन सा है, किस चीज की प्रधानता थी? तो श्रृंगार रस की प्रधानता आपको देखने को मिलती है, बिल्कुल श्रृंगार रस की प्रधानता। लेकिन अगर इसकी पूरे की जो अगर आपसे प्रधान जो क्या कहते हैं उसे प्रधान प्रवृत्ति की बात की जाए कि भाई इसकी जो प्रधान प्रवृत्ति है वो प्रधान प्रवृत्ति कौन सी है, तो इसमें आप ध्यान रखें जो आपके सामने है क्या है, हाँ, युद्ध वर्णन जो है यहां पे ये युद्ध वर्णन सजीवता है। युद्ध वर्णन यानी वीरता की भावना, वीर प्रवृत्ति, वो सबसे प्रधान प्रवृत्ति कही जाती है। आगे और भी चर्चा करेंगे। आश्रयदाताओं की प्रशंसा और व्यक्तित्व शौर्य प्रदर्शन, ये भी एक बहुत भारी विशेषता है। क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जो कवि थे उनका एक प्रमुख दायित्व था कि अपने जो आश्रयदाता, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं थी। जिकेरी खावे बाजरी बीरी बजावे हाजरी, में कोई गलत बात कौन हुआ है। आपा भी जिका मास्टर बन जसा, ठीक है, तो आपा भी मास्टर बना कहीं कर सा, आपा सरकार कई जिया करा कि भाई साहब सरकार ने आदेश दिया ये काम करना है तो फिर बाद में अपन वो काम करनो ही पड़सी, क्योंकि आप जिकेरी खावा बाजरी बीरी बजानी पड़सी हाजरी। क्लियर सी बात है। क्या आप जब विपक्ष में जो होता है उसकी बात मानते हो, जो सरकार होती है जिसकी, उसकी बात मानते हो? तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं थी। आश्रयदाताओं की प्रशंसा और व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन, बिल्कुल कुछ तो उनमें बात थी तभी व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन किया जाता था, वरना इतिहास में तो अनेक राजा हुए हैं, क्या सबका वर्णन किया गया था? नहीं किया गया था। कुछ जिनमें बात थी वर्णन उन्हीं का, कहते हैं ना बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा और व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन करना भी इनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। याद रखना, अगर पूछ लिया जाए आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति कौन सी थी, आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति, तो वो है वीरता की प्रवृत्ति। कौन सी है? वीरता की प्रवृत्ति। ये जो प्रवृत्ति है मतलब चारों मतलब आदिकाल नाम आते ही दिमाग में आ जाता है कि हाँ वहां युद्ध थे, वीर थे, इस प्रकार का दिमाग में आने लगता है। ठीक है, अब पूछ लिया जाए किस रस की प्रधानता थी? श्रृंगार रस की प्रधान। अगर पूछे श्रृंगार में भी किसकी, तब आता है संयोग श्रृंगार की प्रधानता थी। किसकी प्रधानता थी? संयोग श्रृंगार का चित्रण अधिक हुआ है। प्रधानता का मतलब क्या होता है? जिसका वर्णन अधिक हुआ है उसका। ठीक है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन, व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का भाव। एक ये बहुत बड़ी बात है कि व्यापक राष्ट्रीयता की मतलब जो उस वक्त पूरा आर्यवर्त था, ठीक है, पूरा आर्यवर्त था, तो यहां पर कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे राज्य थे तो इनमें क्या था कि केवल और केवल अपने राज्य के प्रति संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी। कैसी भावना थी? संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी और व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का भाव। इनका राष्ट्र अपना राज्य होता था।
जो जिस राज्य के ये होते थे उनका राष्ट्र जो है वही राज्य होता था। इनमें पूरी व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का क्या था, अभाव था। ये इनके लिए भारत पूरा देश, भारत देश जो है वो सब कुछ नहीं था। इनका जो राज्य है, मेवाड़ हो चाहे मारवाड़ हो, जो भी रियासतें थी, जो राजा है, जितने क्षेत्र का राजा है, केवल वही, उसी की रक्षा वो अपना परम धर्म समझते थे। इसीलिए तो क्या हुआ कि जब शत्रु आक्रांता जो थे विदेशी, वो जब हमला करते थे तो कहीं ना कहीं ये एक नहीं हो पाए। इसके पीछे ये भी रीजन है कि व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। अब पेपर में क्या आता है, व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का भाव, तो ये गलत हो जाता है। व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का तो अभाव था और संकुचित राष्ट्रीयता की भावना का भाव था। फिर बात आती है कल्पना की प्रचुरता। बिल्कुल साहब, कल्पना की प्रचुरता है, कल्पना का वर्णन है। कैसे है कि जब पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है युद्ध के लिए कूच करने लगी, उस वक्त जो है उनके पैरों से जो धूल उड़ी उससे सूरज ढक गया। ऐसा लगता है सूरज भी जो है अंधेरे में क्या है, मतलब तारा बन गया। अब कारण तो मिट्टी उड़ने से वो धुंधला दिखने लगा, लेकिन क्या वर्णन किया कि जो है पृथ्वीराज चौहान के शौर्य के आगे सूर्य भी तारा बन गया, अर्थात उनका प्रकाश इतना था कि जो सूर्य है वो भी तारा बन गया। तो कहीं ना कहीं जो है वो कल्पना का वर्णन था, लेकिन कल्पना ऐसी थी जो मारवाड़ी में कहवा जिसोर होकर देवे। कल्पना बहुत ही शानदार थी। चलिए, फिर है विविध छंदों का प्रयोग। बिल्कुल, जो इस आदिकाल के अंदर इन्होंने अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। और ये फिर हमने लिख दिया संकुचित राष्ट्रीयता की भावना। संकुचित राष्ट्रीयता की भावना लिखते ही दिमाग में आ जाता है कि यहां पर कहीं ना कहीं केवल और केवल अपने राज्य के बारे में सोचा जाता था और इसके अलावा किसी चीज का वर्णन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, उसके बाद में है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। तो आप जानते हैं डिंगल पिंगल। अब बात, एक प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज रासों में कौन सी भाषा है। मैंने एक बार लाइव में भी प्रश्न पूछा था, तो 90% आंसर किसकी ओर आए, 90% ने बताया डिंगल। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही दिमाग में आता है कि वहां लड़ाइयों का वर्णन था, युद्धों का वर्णन था, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि साहब ये तो जो है वो डिंगल होगी। लेकिन देखिए पृथ्वीराज रासों में जो है वो किस भाषा का प्रयोग है, पिंगल भाषा का प्रयोग है। या फिर हम यूं कहें कि डिंगल पिंगल मिश्रित है तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं पिंगल तो है ही, लेकिन जहां युद्ध का वर्णन है वहां डिंगल भी देखने को मिलेगी। अब डिंगल बनती किससे, अगर अपभ्रंश में अपनी राजस्थानी भाषा को मिला दें, है ना, तो हो जाती है डिंगल, और अगर उसमें ब्रिज भाषा मिला दें तो हो जाती है पिंगल। और पृथ्वीराज रासों भाषा कैसी है, पिंगल है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बात कहते हैं कि जब रासों के छंद बदलते हैं तो श्रोता के हृदय में प्रसंग के अनुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। जब छंद चेंज होते रहते हैं रासों में, तब प्रसंग के अनुकूल, वो छंद सारे प्रसंग के अनुकूल चेंज होते हैं। जैसा प्रसंग होगा वैसा छंद का प्रयोग होगा। प्रसंग के अनुकूल छंद होते हैं और साथ ही वो श्रोता के हृदय में एक नवीन कंपन उत्पन्न कर देते हैं। ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा है कि इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज रासो, इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ जाली है। यानी एक तरफ तो वो कहते हैं कि यह ग्रंथ जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो दूसरी ओर वो क्या कहते हैं कि यह तो ग्रंथ पूरा का पूरा जाली है। इस ग्रंथ में वो बात, मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से ये पूरा ग्रंथ क्या है, जाली है, केवल कल्पनाओं की कल्पना है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखिए, यहां अलंकारों का स्वाभाविक समावेश है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसे इंपॉर्टेंट बताएं, देखिए यही सेम विशेषता हमें रीतिकाल में मिलती है। हम जब आगे रीतिकाल में पढ़ेंगे तो यही सेम विशेषता हमें कहां मिलेगी, रीतिकाल में मिलेगी। जब हमें ये रीतिकाल में मिलेगी तो वहां जो अलंकारों का प्रयोग है वो कृत्रिम है। किस लिए है, वो चमत्कार है ना, चमत्कारिक, सही लिखा है क्या, ले मैं लिख ही नहीं पा रहा हूं। कई बार ऐसा होता है, चमत्कार ऐसा लिखते हैं, एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, चामत, हाँ ऐसे
कई बार क्या है दिमाग में आता ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो अलंकारों का प्रयोग किया है वो केवल और केवल अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया है, जबकि और वो क्या करते हैं, आदिकालीन प्रवृत्ति पूछते हैं और लिख देते हैं अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग करने के लिए या कृत्रिम प्रयोग। तो ध्यान रखना, इन जो पृथ्वीराज रासों में जो अलंकार आए हैं वो स्वाभाविक रूप से आए हैं, इन्होंने केवल चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इनका प्रयोग नहीं किया है। मुक्तक और प्रबंध दोनों काव्य लिखे गए हैं, यहां पर आपको मुक्तक भी मिलेंगे और यहां पे आपको प्रबंध काव्य भी मिलेगा। यही इसकी सबसे अच्छी बात है, मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों के दोनों आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों के बारे में आपको पता होना भी जरूरी है, क्योंकि होता क्या है, अक्सर आपको पता है या नहीं, पहले कमेंट करके बताएं जरूर कि मुक्तक और प्रबंध काव्य में से मतलब कौन सा मुक्तक हो सकता है, कौन सा प्रबंध, इनकी दो विशेषता ऐसी बता दो जिससे आपकी जिंदगी भर का टंटाई खत्म हो जाए, आपको क्लियर पता चल जाए कि हाँ ये मुक्तक होगा, ये प्रबंध होगा। ये बताओ, देखें सबसे पहले कौन बताता है, बिल्कुल बताओ। देखें ये जानना जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानते हैं ना तो फिर आगे बढ़ने से थोड़ा सा, देखो आप इस चीज को यूं समझो कि सबसे पहले काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद। अब होते कौन कौन से हैं, एक होता है श्रव्य काव्य और एक होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। जो दृश्य काव्य होता है उसमें क्या आते हैं, नाटक और एकांकी, आप उनको देख भी सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं श्रव्य काव्य की, किसकी, श्रव्य काव्य की। तो श्रव्य काव्य में जो श्रव्य काव्य जो होता है इसमें भी फिर दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दो। एक तो होता है प्रबंध काव्य, कौन सा होता है, प्रबंध काव्य, और एक होता है मुक्तक काव्य, ठीक है। तो आप मुक्तक को जानते ही हो, एकदम भाव प्रधान होता है ये मुक्तक, और इसमें कोई कथा सर्गबद्ध नहीं होती है, जैसा भाव होगा, यानी एक छंद शांत रस का है तो दूसरा करुण रस का आ सकता है, तीसरा श्रृंगार का, चौथा वीर का आ सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रबंध होते हैं। प्रबंध में क्या होता है, प्रबंध में होता है एक होता है महाकाव्य, क्या होता है, एक महाकाव्य, और दूसरा क्या होता है, खंड काव्य। एक होता है महाकाव्य और एक होता है खंड काव्य। अब इनको कैसे पता करें, तो देखो आप यूं माने 8 से अगर कम सर्ग हैं, 8 से अगर कम सर्ग है तब तो वो होगा खंड काव्य, और 8 या 8 से अधिक सर्ग हैं, अधिक सर्ग हैं तो वहां पर क्या होता है, महाकाव्य होता है। आप जानते हैं ये किसी कोई ऐतिहासिक कथा को लेकर लिखा जाता है और पूरा का पूरा उसमें जीवन वर्णन होता है, किसी धीरोदात्त नायक का जीवन वर्णन होता है। इसमें कोई एक रस प्रधान होता है, एक रस प्रधान होता है, जबकि इसमें शांत और करुण रस दोनों ही प्रधान चलते हैं। ये कोई ऐतिहासिक घटना को लेकर लिखा जाता है, जबकि इसका मुख्य आधार जो है कहीं ना कहीं जो है कोई नायक होता है और वो इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, जिसे आप रामचरितमानस को भी देख सकते हैं। तो पहले तो काव्य के दो भेद श्रव्य दृश्य, फिर श्रव्य के दो भेद प्रबंध मुक्तक, फिर प्रबंध के दो भेद महाकाव्य खंड काव्य। और अपने विद्वान थोड़ी बनना है, 8 से कम सर्ग है मतलब खंड काव्य, 8 से अधिक सर्ग है मतलब क्या है, महाकाव्य है, ठीक है। मैं नॉर्मल बता रहा हूं, इससे आपका कभी गलत नहीं होगा। कहीं आएगा ना कि ये महाकाव्य है तो आपके दिमाग में आएगा 8 या 8 से अधिक है, खंड काव्य तो 8 या 8 से कम है, समझ गए, इस तरह से। तो अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है, मुक्तक और प्रबंध दोनों काव्य यहां देखने को मिलते हैं। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग भी यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कुछ मतलब एक तरह से कहना रूढ़ी, मतलब रूढ़िवादिता, या फिर यूं कहूं कि जो कुछ ऐसी कथाएं जो रूढ़ हो चुकी है उनका प्रयोग भी यहां देखने को मिलता है। और प्रकृति के दोनों रूपों का चित्रण, तो देखिए सबसे पहले तो यह बात आती है कि प्रकृति के कितने रूप होते हैं, तो प्रकृति के 3 रूप होते हैं। फर्स्ट आलंबन, दूसरा उद्दीपन, तीसरा अलंकारिक। आलंबन रूप, उद्दीपन रूप और अलंकारिक रूप, 3 रूपों का चित्रण होता है। यहां पर आपको आलंबन और उद्दीपन मिलेंगे, अलंकारिक क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, अलंकारों का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। रीति काल में अलंकारों को समझने के लिए वहां प्रकृति वर्णन किया गया है, वो अलंकारिक रूप कहलाएगा, ठीक है। तो प्रकृति के दोनों रूपों का चित्रण है। कहीं कहीं आता है कि अब आलंबन और उद्दीपन में से प्रधान कौन सा है, आलंबन रूप प्रधान है, आलंबन रूप जो है उसको प्रधान माना गया है। फिर है युद्धों का मूल कारण नारी को कल्पित करना, कि जो आदिकाल में आपको जितने भी युद्ध देखने को मिलते हैं उसका जो मूल कारण है वो क्या है, वो नारी है। जो युद्ध हुए हैं उसका मूल कारण क्या है, नारी है, ऐसा इनका मानना है। और
सब एक चीज आती है, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, किस लिए? तो वो लिखी थी स्वांत सुखाए, खुद को अच्छा लगे। कई बार जीवन में हम कुछ कार्य ऐसे करते हैं, जैसे मैं अभी अब एट प्रेजेंट बताऊं, मैं किस लिए पढ़ाता हूं? मैं पढ़ाता हूं स्वांत सुखाए, मुझे अच्छा लगता है टीचिंग करना, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है टीचिंग करना, तो ये इस कारण से मैं क्या पढ़ाता हूं? स्वांत सुखाए। अब कई बार होता है ये जो यहां काव्य लिखा गया, जिसे सामंती काव्य, दरबारी काव्य कहते हैं, ये वहां पर भी मिलेगा आपको, रीतिकाल में भी विशेषता मिलेगी। लेकिन ये जो इन कवियों ने काव्य लिखा, ये किस उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या था काव्य लिखने का? तो इनका उद्देश्य था स्वाभिमान सुखाए। क्या उद्देश्य था? स्वाभिमान सुखाए। समझ बात? तो भक्ति काल का उद्देश्य क्या था, रीतिकाल का उद्देश्य क्या था, इनके पीछे उद्देश्य, तो इनके काव्य का सबसे प्रमुख उद्देश्य था स्वाभिमान सुखाए। तो ये 16 विशेषताएं ऐसी है जो अगर आपको पता हो तो बढ़िया है, इसके अलावा कोई विशेषता नहीं रही है। मैं बराबर मैंने कहा ना, मैं आपको नोट्स के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा, जिससे क्या है, और आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा तो उसका फायदा क्या होगा मैं अभी बताऊंगा आपको 2 मिनट के अंदर। हाँ, तो चंद्रवरदाई को छंदों का सम्राट कहा जाता है, आप जानते हैं, और उसकी रचना जो पृथ्वीराज रासो है उनको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको रियल बताऊं, आपने एक पृथ्वीराज रासो के बारे में एक चीज सुनी होगी, और वो कौन सी चीज है कि आपने पृथ्वीराज रासो के संबंध में एक जो बहुत पॉपुलर है, 8 बांस 24 गज अंगुल प्रमाण ऊपर बैठो गौरी, है ना, सुना है कि नहीं सुना है? ता ऊपर क्या है, ऊपर बैठो गौरी मत चूके चौहान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, इस तरह से आपने लिखा हुआ सुना होगा। तो जो पृथ्वीराज रासो के बारे में चंद्रवरदाई द्वारा जो ये लिखा हुआ है, ये सुना होगा पृथ्वीराज चौहान जो हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में, कि 4 बांस 24 गज, कहीं आता है 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान, कि भाई जो सुल्तान है वो 4 बांस 24 गज और अंगुल अष्ट प्रमाण यानी इतना ऊपर बैठा है, तो जो है चौहान, तो चूकना मत। लेकिन जो धीरे धीरे जब शोध होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। मैंने आपको बताया भी था एक बार शायद क्लास के अंदर, कि अभी जो वर्तमान में जो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार चल रहा है कि 8 बांस 24 गज अंगुल अच प्रमाण मत ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। अर्थात क्या हुआ कि भाई 8 दिशाओं में सर्वविदित है, 8 दिशाओं में 8 बांस, दिशाएं 8 होती है, सर्वविदित है कि 8 बांस 24 गज कि पृथ्वीराज चौहान में 24 हाथियों जितना बल है। 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, चंद्रवरदाई कहता है इस बात के प्रमाण मेरी 8 उंगलियां हैं। 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। तो शोध होते हैं, जब कुछ ना कुछ नया निकल के आता है तो हमें एक विद्यार्थी होने के नाते नई चीज ग्रहण करने की क्षमता हमेशा बनाए रखनी चाहिए, भूख रखनी चाहिए कुछ नया ग्रहण करने। कई बार हम अड़के बैठ जाते हैं कि ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। तो जब हम पीएचडी के दौरान जब हमारी कोर्स वर्क की क्लासेस लग रही थी एमडीएस अजमेर में, तब हमें दिल्ली से आए हुए प्रोफेसर ने बताया था इनका ये अर्थ, तो ये अच्छा लगा कि यार ऐसा भी इसका अर्थ निकाला जा सकता है, तो शोध में निकलता भी है। ठीक है, हम उसमें नहीं जाते कि सत्य क्या है, लेकिन बता रहे हैं कि आजकल शोध में जो इस प्रकार से अर्थ निकलते हैं, और दोनों में ही देखिए पृथ्वीराज चौहान की जो है वो तारीफ है कि मतलब 24 हाथियों जितना बल है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कही है चंद्रवरदाई। अगर ये अर्थ निकाला जाता है तो भी मैं कहता हूं बहुत अच्छा अर्थ निकाला है, और उन योद्धाओं में ये ताकत थी। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का जो बढ़ाव है या विकसित रूप, वही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जो भाषा की दृष्टि, जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई वैदिक संस्कृत से आई लौकिक संस्कृत, लौकिक से फिर पाली, फिर प्राकृत, ठीक है, प्राकृत से हम आए अपभ्रंश, अपभ्रंश से हम फिर चले कहां पर, हिंदी की ओर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं अपभ्रंश का जो बढ़ाव है वही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। गुलेरी जी ने जो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का है, तो हम जानते हैं कि गुलेरी जी बहुत पुराने इंसान थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मेरे ख्याल से उसने कहा था, राइट बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं? तो पुरानी हिंदी कहा भोला शंकर व्यास कहते हैं हिंदी के आरंभिक रूप को अवट कहते हैं। तो ये दोनों तीनों प्रश्न बनते हैं कि अपभ्रंश के बढ़ाव को ही हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगर आपसे पूछे कि गुलेरी जी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो साहब किसने कहा है? गुलेरी जी ने कहा है ना। उसके बाद आप देखो, हाँ उसके बाद देखिए शुक्ल ने पुरानी हिंदी अपभ्रंश, ये पुरानी हिंदी का मतलब ही क्या है? अपभ्रंश।
अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी कहकर पुकारा है। क्या पुकारा है? अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी कहा है, प्राकृत भाष हिंदी कहा है। शुक्ल ने भोज से हमीर से कुछ पहले तक का समय माना, ये कोई खास बात नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृत भाष कहा है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप अ को अ कहा है, आरंभिक रूप को अवट कहा है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफल है। तो इन्होंने दो परिभाषा दे दी। भाषा की दृष्टि से तो अगर पूछोगे तो अपभ्रंश का बढ़ाव ही क्या आदिकाल है, और हिंदी साहित्य का जो आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य है ना, जो भी आदिकाल में जितना हिंदी साहित्य लिखा गया था वो सारा आक्रमण और युद्ध का वर्णन है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। इनका मानना है कि जो आदिकाल में हिंदी साहित्य लिखा गया वो केवल और केवल क्या है? आक्रमण और युद्ध प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफल है। तो अभी तो देखा जाए ना तो हम एक तरह से क्या पढ़ रहे हैं? हम एक तरह से पढ़ रहे हैं, अच्छा हाँ बीच में ये आ गई, हम अभी तो हिंदी साहित्य की शुरुआत कर रहे हैं और इसीलिए मैं 2-2 क्लास दे रहा हूं ताकि जल्दी से जल्दी शुरुआत हो। तो जैसा कि मैंने आज सुबह की क्लास में बताया था कि जो सेट राज्य पात्रता परीक्षा, इसको लेकर कमेंट्स आए, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा कि बीच में उनके आंसर भी दे दूं। ध्यान से सुनिएगा। तो सेकंड पेपर हिंदी और फर्स्ट पेपर ये जो सेट का फर्स्ट पेपर है, इसकी जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की उसमें खास चीज क्या है? नंबर 1, सबसे पहले मैं बता दूं आपको नोट्स केवल हिंदी के मिलेंगे, ठीक है? नोट्स केवल हिंदी के मिलेंगे और हिंदी की टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज में सबको पहले ऑनलाइन जो है ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ भी मिलेगी। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो विद आंसर नहीं मिलेगी। क्या क्लियर कर रहा हूं? वो विद आंसर नहीं मिलेगी, जो पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि आपको जो ऑनलाइन पेपर मिलेगा उसी की हम पीडीएफ देंगे। तो अगर आपको आंसर लगाने हो तो आप उसी ऑनलाइन में जब आप पेपर सबमिट कर दोगे तो वापस आंसर लगे हुए होंगे, एक एक देखकर लगाने होंगे, आंसर की हम अपलोड नहीं करेंगे। ये बात हम क्लियर कर देते हैं पहले से, ताकि बाद में कोई टेंशन ना रहे। आप 2 स्टूडेंट कम लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कि भाई एक को भी फालतू खराब करें और वो हमें जो है गलत प्रस्तुत करें। क्लियर है? तो मैं बता दूं आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, इसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसके अलावा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ में सॉल्यूशन, जो इन पेपर्स का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी सॉल्यूशन भी आपको यहां पर मिलेगा। तो मैं चारों चीजें बता दूं हिंदी में। अब यहां बात आते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में भी आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन जो टेस्ट है मिलेगा, साथ में आपको जो है पेपर्स की पीडीएफ मिलेगी। लेकिन फर्स्ट पेपर के नोट्स जो हैं वो यहां उपलब्ध नहीं है। क्लियर बता रहा हूं, फर्स्ट पेपर के नोट्स उपलब्ध नहीं रहेंगे। लेकिन एक चीज इसमें जरूर है कि इसमें हिंदी से ज्यादा पेपर होंगे। कुल पेपर जो है वो मतलब 40 के करीब पेपर आपको ऐड करेंगे, कुल 40 के पेपर ऐड करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको कितने मिलेंगे? 11 + 10, ये जो 21 पेपर मिलेंगे। कितने पेपर मिलेंगे? 21 पेपर। बाकी ये 30 पेपर जो हैं, इसकी बजाय ये 40 पेपर हैं, 30 नहीं है 40 होंगे। लेकिन हमारा ये टारगेट जो है वो कब तक है? आगे आने वाले जून नेट, उसके बाद दिसंबर नेट तक ये टेस्ट सीरीज आपके वैलिड रहेगी। और बाद में इसका मूल्य बढ़ता है तो वो कम भी नहीं होगा, और मूल्य एक फिक्स रखा है क्योंकि इस बार हमें कम ज्यादा नहीं करेंगे, होली हो चाहे दिवाली हो। क्लियर बात है? क्यों? क्योंकि फिर जो पहले बच्चे विश्वास करके लेते हैं फिर उनके साथ अन्याय होता है। ये चीज कहीं ना कहीं पहले भी मन में अखरती थी, लेकिन क्षणिक लाभ के लिए उनके साथ धोखा नहीं होगा। इसलिए जो है जो फाइनल कर दिया वो कर दिया। जबकि आपको चर्चा प्लस हिंदी की टेस्ट सीरीज आपके जो हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आ रही है, कॉलेज लेक्चरर आ रही है, सेट हो गया, 2 बार नेट हो गए, 8 एग्जाम, लगभग 7 एग्जाम में आपके काम आएगी। तो अब बाकी आप समझदार हैं, ठीक है? चलिए, और कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए, अब बात आती है हिंदी के प्रथम कवि। तो हिंदी का प्रथम कवि है कौन, इसको लेकर भी विवाद चलता है। तो सबसे पहले बात करूं, राहुल साकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र और राम गोपाल दिनेश। इन लोगों ने जो है राहुल साकृत्यायन, नगेंद्र और राम गोपाल दिनेश, ये लोग सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, जिसे सरोज वज्र नाम से भी जाना जाता है। सरहपा, सरोज वज्र या राहुल भद्र, ये तीनों एक ही हैं। इनका समय है 769 ईस्वी और 84 सिद्धों में से एक हैं। ये कौन है? 84 सिद्धों में से जो हैं वो एक हैं।
तो इसके बारे में भी आप जरूर जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक सेकंड, हाँ चलिए। उसके बाद देखिए इनकी रचना जो है वो है दोहा कोश, और इनके बारे में कहा जाता है ये सहजयान शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके कुल 32 ग्रंथ है, ये प्रश्न आया हुआ भी है और आता भी है। सहजयान शाखा के प्रवर्तक हैं, दोहा घोष ग्रंथ लिखा, 32 कुल ग्रंथ है, 84 सिद्धों में से एक हैं। राहुल साकृत्य, नगेंद्र और रामगोपाल दिनेश ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, और इनका काव्य जो है वो खंड काव्य की श्रेणी में आता है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ साहब इसके 8 से कम सर्ग हैं, इसीलिए ये खंड काव्य में जाता है। 8 या 8 से अधिक होते तो ये महाकाव्य में जाता। शिव सिंह सेंगर और सन ग्रेयरसन और मिश्र बंधु, शिव सिंह सन मिश्र बंधु, ये जो है शिव सिंह सेंगर ग्रेयरसन मिश्र बंधु, ये पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो प्रश्न आता है निम्न में से जो है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो अलग अलग प्रश्न आते हैं, तो आप इस चीज के लिए भी तैयार रहेंगे। गणपति चंद्रगुप्त, कल मैंने बताया था गणपति जी के 84 सालियां थी, तो गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम का जन्म तो स्वयं हुआ था, इसीलिए राम कुमार वर्मा ने स्वयं 693 ईस्वी इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद एचपीडी ये गड़बड़ कर जाते हैं, ये 13वीं शताब्दी के अब्दुल रहमान जिसने संदेश रासक लिखा था, है ना, और इसका जो नाम है वो आप कहीं कहीं देखोगे अद्दहमाण भी आता है। क्या आता है? अद्दहमाण। ये अद्दहमाण यही है अब्दुल रहमान। ठीक है, इनको ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। बच्चन सिंह विद्यापति जो कि 15वीं शताब्दी है, इनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और चंद्रधर शर्मा और गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों मूंज या राजा मूंज या फिर भोज जिसे कहते हैं, इसको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और कहा जाता है कि राहुल साकृत्यायन के सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि सर्वमान्य रूप से माना जाता है। यानी सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सरहपा राहुल भद्र या सरोज भद्र को माना जाता है, जिसने 32 ग्रंथ लिखे थे, सहजयान शाखा का प्रवर्तक है, 84 सिद्धों में से एक है। डॉक्टर नगेंद्र रामगोपाल दिनेश और गणपति चंद्रगुप्त राहुल साकृत्यन जिसको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो ये हुई प्रथम कवि की बात। फिर है प्रथम कवि के बाद प्रथम रचना कौन सी है? तो आइए देखिए प्रथम रचना कौन सी है। तो कवि भले ही वो है, लेकिन रचना की दृष्टि से उसका ग्रंथ जो है हिंदी का प्रथम ग्रंथ नहीं है, तो वो है देवसेन कृत श्रावकाचार। ये 250 दोहों में है। ग्रंथ का नाम है श्रावकाचार। कितने दोहों में है? 250 दोहों में है। 933 में लिखा गया था। इसमें है क्या? तो इसमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें वर्णन का केंद्र गृहस्थ धर्म है। मजाल है कोई प्रश्न बाहर चला जाए, इस हिसाब से बेसिक से बेसिक चीज न्यू से न्यू स्टूडेंट को हम अपन जो है वो इसी तरीके से पढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से देखो, बड़ी तैयारी कर रहे हो तो टाइम तो पूरा चाहिए। आप सोचोगे सर 2-2 घंटे क्लास ले लो, तो 2-2 घंटे भी क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है दायित्व जिम्मेदारियां और भी होती है, तो वो भी नहीं हो सकता। मैंने ये क्लियर कर रखा है कि आपको जो ये एक सीरीज स्टार्ट की है, ये बहुत बड़ी सीरीज स्टार्ट, ठीक है। साहित्य विभाजन, साहित्य विभाजन। आइए अब देखिए, जो आदिकालीन साहित्य उसका जो डिवाइडेशन है वो कैसे किया गया है? रासो साहित्य, राज साहित्य, सिद्ध, नाथ, ये 4 प्रकार के साहित्य माने। क्या माने हैं? 4 प्रकार के साहित्य माने। बाकी सारे जो हैं वो लौकिक, आदिकालीन, अपभ्रंश साहित्य, इन्हें अन्य में रखा गया है। रासो, राज, सिद्ध, नाथ। कई बार आता है कि आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में विभाजित किया जाता है, रासो, राज, सिद्ध और नाथ। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन जो इन 4 प्रकार के साहित्य से अलग है, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने तो क्या कहा है? आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य। यह भी कई बार प्रश्न आता है कि जो 4 जो प्रकार के साहित्य, उससे जो अलग साहित्य है, उसको डॉक्टर नगेंद्र किस नाम से पुकारते हैं? तो वो पुकारते हैं आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य। जबकि रामचंद्र शुक्ल जो है वो कहते हैं आदिकाल की फुटकल रचनाएं। क्या कहते हैं? आदिकाल की फुटकल रचनाएं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आदिकाल की फुटकल रचनाएं। और नगेंद्र ने कहा है स्वतंत्र साहित्य। और फिर शुक्ल की एक परिभाषा और भी देखने को मिलती है कि केवल रासो साहित्य कोई मूल साहित्य माना। ये और बड़ी बात है, केवल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य माना है। और सिद्ध, जैन एवं नाथ साहित्य को शुक्ल ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है। क्या कहा है?
कि सिद्ध, जैन और नाथ जो है इनको केवल और केवल सांप्रदायिक शिक्षा कहकर पुकारा है। तो अब देखो, हमने राजनीतिक परिस्थितियां पढ़ ली, हमने प्रवृत्तियां पढ़ ली, हमने नामकरण पढ़ लिया, हमने प्रथम ग्रंथ पढ़ लिए, जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ है वो पढ़ लिए, हमने काल विभाजन पढ़ लिया, हमने जो है नामकरण पढ़ लिया, आदिकालीन विशेषताएं पढ़ ली, और साथ में प्रथम कवि, प्रथम रचना पढ़ ली। तो फिर इसके बाद आता है रासो साहित्य। शुरुआत किसकी होती है? रासो साहित्य की शुरुआत है। अब देखिए, चारण कवियों द्वारा वीर इस प्रधान रचनाएं, वीर प्रधान रचनाएं लिखी गई, उसे रासो साहित्य कहा जाता है। तो चारण कवि थे, उन्होंने जो वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं लिखी, वो रचनाएं क्या कहलाई? वो रचनाएं कहलाई रासो साहित्य। रामचंद्र शुक्ल ने बीसलदेव रासो के आधार पर रसायन से, अब यहां पर आता है, एक हेडिंग नहीं डाली हुई कि भाई रासो शब्द की जो उत्पत्ति है, रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो आप बताओ। तो रामचंद्र शुक्ल बीसलदेव रासो जो है कि नालह रसायन आरंभई, है ना, जेठ वो जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई, ऐसी रचना है, ऐसा ही पंक्ति है शायद, हाँ ये रही, नीचे तो है। 1200, ये यहां गड़बड़ कर दी इसलिए दिया, 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, और नालह रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो इस पंक्ति के आधार पर, जो कि बीसलदेव रासो की है, रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी उत्पत्ति मानी है रासक रास रासा रासो। क्या माना है? रासक रास रासा रासो। ये क्रम एक बार सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, मुझे पक्का पता है। तो इसका क्रम रासक रास रासा रासो, किस क्रम से? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से मानी है, ये सबको पता है, और ये सर्वमान्य मत भी है, ये सर्वमान्य मत भी है। और साथ में ध्यान रखना, इसका क्रम रासक रास रासा रासो, ये क्रम है। अब है क्या रासक? तो रासक एक 29 मात्राओं का छंद है और एक काव्य भेद भी है। चारण कवियों ने वीर गाथात्मक रचनाओं में रासक छंद का प्रयोग किया, अतः अपभ्रंश में 29 मात्राओं का छंद है जिसे रास या रासो कहा जाता है। केवल आप तो इतना ही ध्यान रखो, 29 मात्राओं का छंद है। अतः रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता था जिनमें रासक छंद की प्रधानता होती थी। प्रारंभ में रास छंद प्रेम परक रचनाओं के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन कालांतर में आते आते वीर परक रचनाओं के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा और वो ग्रंथ रासो कहलाए जाने लगे। श्याम भी काशी गए थे, ये रहस्य की बात है। तो श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने रहस्य शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। हर प्रसाद शास्त्री, यानी हर किसी को प्रसाद मिलेगा विंध्येश्वरी माता का, हर किसी को प्रसाद मिलेगा विंध्येश्वरी माता का, और वो प्रसाद में उसको राज भोग नहीं राज यश मिलेगा। हर किसी को प्रसाद मिलेगा विंध्येश्वरी माता का, और राज भोग का प्रसाद नहीं लगाया था, राज यश का प्रसाद लगाया था। दशरथ शर्मा ने रास शब्द से मानी है। दशरथ शर्मा ने इसकी उत्पत्ति किससे मानी है? रास शब्द से दशरथ शर्मा ने इसकी उत्पत्ति मानी है। दशरथ शर्मा ने रास शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। सर्वमान्य रूप क्या है? तो सर्वमान्य रूप वही है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया, रासक रास रासा रासो, ये इसका सर्वमान्य रूप है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई। ठीक है, और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। आज ऐसा लगा होगा टाइम जल्दी निकल गया, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी, और पकड़ेंगे ऑटोमेटिकली। एक क्लास सुबह देने का विचार है और एक शाम को है, तो आपको जरूर क्लासें मिलेगी। अभी एक्चुअली जो है थोड़ा सा स्कूल वर्क ज्यादा है, इसलिए क्लास छोटी है, लेकिन 2 दे रहा हूं दिन में, इसलिए वो पूर्ति मैं करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि, और हम मिलते हैं कल सुबह इसी एक बढ़िया क्लास के साथ इससे आगे। धन्यवाद।